नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। धर्मांतरण का धंधा, ऐसा धंधा जिसने देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा दिया है। आजमगढ़, लखनऊ, सहारनपुर से लेकर श्रीनगर तक। लेकिन आज हंगामा मचा श्रीनगर से दिल्ली तक। आरोप लगे कि 2 सिख लड़कियों का पहले अपहरण किया गया, फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा के उनका निकाह करा दिया गया। इस गुनाह पर सिखों के कंठ कांपने लगे। सिखों के श्रीनगर की सड़कों से लेकर दिल्ली तक सिखों ने जोरदार प्रदर्शन किया। धर्मांतरण के नाम पर जो अधर्म हुआ, उसके विरुद्ध सिखों की तल्खियां हैं। ये नारे आकाश के अंतिम छोर तक अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ये तेवर सिखों के आक्रोश को जुबान दे रहे हैं। कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और जबरन शादी के विरुद्ध सिखों के कंठ कांप रहे हैं। श्रीनगर की सड़कों पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक मनजिंदर सिंह सिरसा सिखों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि घाटी में खुलेआम महापाप हो रहा है। 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहाँ लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई। घाटी में सिख कभी भी इस कदर गुस्से में नहीं दिखे, लेकिन इस बार गुनाह ही ऐसा हुआ जिसने सिखों को झकझोर दिया। आरोप है कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को गन पॉइंट पर अपहरण किया गया और फिर धर्म परिवर्तन करा के उनसे उम्र में काफी बड़े लोगों से निकाह करा दिया गया। पहली घटना बड़गाम जिले की है, जहां 18 साल की सिख लड़की की पहले से शादीशुदा 40 साल के शख्स से निकाह करा दिया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद लड़की को उसके माता पिता के पास भेज दिया गया, लेकिन धर्मांतरण का मामला अभी अटका हुआ है। दूसरा मामला महजूर नगर का है, जहां 18 से ज्यादा उम्र के सिख लड़की की पहले से शादीशुदा शख्स से शादी कराई गई। कोर्ट में बयान दिलाया गया कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और पति के साथ ही रहना चाहती है। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों के, ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ की मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में सिख डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं, तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है, जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। उधर जम्मू में धर्म परिवर्तन पर हंगामा मचा तो पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया और जांच कराने की बात कही। 2 सिख लड़कियों के साथ हुई घटना को लेकर मन दुखी है। घाटी में सबसे मुश्किल दौर में भी मुस्लिम और सिख शांति के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। उम्मीद है जांच एजेंसियां जल्द जांच करके सच का पता लगाएंगी। श्रीनगर में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा बरपा
तो दिल्ली में भी सिखों का संगठन सड़कों पर उतर आया। दिल्ली में भी जमकर नारेबाजी हुई। सिख प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में न्याय की मांग की। जम्मू कश्मीर में जो सिख परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं, हमारा विरोध उसको लेकर के है कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-7 दिनों में 3 मसले आए हैं। इससे पहले 2018 में मसला आया था, जब तो जम्मू कश्मीर में 370 लगी हुई थी, उस समय इतने दखलंदाजी सेंटर की नहीं थी। लेकिन अब सीधा क्योंकि सेंटर का राज है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसकी एक कॉपी जो है यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर साहब को दी है, जो कि LG मनोज सिन्हा साहब को भेजी जानी है। तो हमारा सीधी मांग ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये गलत हो रहा है। जैसे बाकी राज्यों में धर्म परिवर्तन पर सरकार ने कानून लागू किए हैं, यहाँ भी जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं घाटी में बसते सिखों को डराने की साजिश हो सकती है, क्योंकि घाटी का सिख उस समय नहीं भागा जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर 1990 के बाद आ गए थे। वो तब भी डटे थे। और अगर आज हिंदुस्तान के साथ कश्मीर है तो उसमें सिखों की बड़ी भूमिका है। धर्मांतरण का जिन्न यूपी से निकला और धीरे धीरे उसकी जद में कई सूबे आ रहे हैं। कश्मीर का ये मसला गंभीर भी है और खतरनाक भी। देखना होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। धर्मांतरण के इस धंधे का पहला सबूत उत्तर प्रदेश में मिला था। जांच एजेंसियों ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो ये मालूम चला कि इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में इस धंधे को विस्तारित किया जा रहा है और इसकी चपेट में उत्तर प्रदेश के कई सारे शहर हैं। जांच की कड़ियां जुड़ी तो एजेंसियां हैरान रह गईं। अब स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के 400 मदरसों पर जांच एजेंसियों की नजर है। यूपी में धर्म परिवर्तन वाले जाल पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, इस साजिश के नए नए चेहरे गिरफ्त में आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने अब दिल्ली और हरियाणा से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो धर्मांतरण के नाम पर धंधा चला रहे इन ऑल इंडिया गिरोह की अहम कड़ियां हैं। ये लोग उमर गौतम के साथी हैं और जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं इनको भी हम रिमांड पे लेंगे और फिर आगे की तहकीकात करेंगे। कि हम लोगों ने 32 जनपदों को और करीब 7 या 8 जनपद में एटीएस खुद सभी चीज़ों का सत्यापन कर रही है। बच्चे ये तो सारे फोर्सफुल कन्वर्शन है और उनका सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, वे घर वाले परेशान हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी उमर गौतम और जहांगीर कासमी की निशानदेही पर हुई है, जिन पर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म बदलवाने का आरोप है। पता चला है कि धर्म परिवर्तन का पूरा खेल नई दिल्ली के संस्था IDC यानी इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में खेला जा रहा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पूरे मामले में विदेशी फंडिंग और टेरर एंगल की भी कड़ियां जुड़ने लगी हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर के तार कतर के सबसे बड़े धर्म परिवर्तन कराने वाले इंटरनेशनल मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप से जुड़े हैं, जो जाकिर नाइक का सहयोगी रहा है। ये भी पता चला था कि उमर गौतम के अकाउंट में हवाला के जरिए 1.5 करोड़ रुपए आए थे। बड़ी विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश को लेकर यूपी पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इसके रडार पर अब पूर्वी यूपी के कई मदरसे भी आ गए हैं। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के 20 मदरसों पर सीधे जांच एजेंसियों की नजर है। बीते कुछ साल में इन मदरसों में फर्जी तरीके से कई नियुक्तियां की गईं। आजमगढ़ के अलावा मिर्जापुर और आसपास के जिलों के 400 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पता चला है कि विदेशों से आने वाला पैसा इन मदरसों को भी मिलता था। इसी आधार पर धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी एक और केस दर्ज कर सकती है। ये करीब 12 मदरसे हैं, 20 अनुदानित मदरसे हैं हमारे, जिनमें से 12-13 मदरसों में ऐसे शिक्षक तैनात थे जिनके संदर्भ में SIT द्वारा जांच करके कार्रवाई की। और ये अवैध नियुक्तियों से संबंधित प्रकरण है, जो नियुक्तियां लंबे समय से थी अवैध, उन्हीं के खिलाफ SIT ने जांच की और जांच में जो इनको दोषी पाया है उनके विरुद्ध FIR दर्ज। मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, लिहाजा चुनाव से पहले इस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी नेता ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की साजिश के सफाये की बात कर रहे हैं।
सकते कि मदरसों को लेकर के पिछली सरकारों ने जिस तरह से रेवड़ियों की बंदरबांट की थी, उसके कारण से पूरी मदरसा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने इन तमाम मसलों की गहनता से जांच कराई है और बहुत सारे मामले इसमें निकल करके सामने आए हैं जिनमें विधि सम्यक रूप से कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो षड्यंत्र करता है वो इसकी फंडिंग कर रहे हैं, वो कई स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ने की उनके संदेह है। तो जो सारी बात है ये बहुत गंभीर है और वास्तव में जो देश के अंदर अब तक अल्पसंख्यकवाद की राजनीति चलती रही, तुष्टिकरण की राजनीति चलती रही, उसकी वजह से इस प्रकार के अलगाववादी लोगों को ताकत मिलती रही है। अब योगी जी की सरकार है, उन्होंने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनको करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के जो धर्म परिवर्तन के माध्यम से जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको रोका जा सके। धर्म परिवर्तन के इस नेटवर्क का पता चलने के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। कई राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है और तलाश उस मास्टरमाइंड की हो रही है जिसकी शह पर धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। मूक बधिर लोगों को लालच देकर के धर्मांतरण कराने का ये मामला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ईडी और एटीएस की जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला ऐसा भी है कि तमाम मदरसों को विदेशों से फंडिंग मिलने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद एटीएस की रिपोर्ट पर ईडी एक नई एफआईआर तक दर्ज कर सकती है। जानकारों की अगर माने तो ईडी की जांच में भी तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे न सिर्फ फॉरेन फंडिंग की बात तय होती है बल्कि विदेशों से आतंक फैलाने की साजिश का भी खुलासा होता है। यानी तय है आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो सकती हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधा किस कदर फला फूला है इसका अंदाज आप इस बात से लगा लीजिए कि जांच के साथ ही पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग शहरों से लोग अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि कैसे उनकी बच्चियों के साथ धर्मांतरण वाला गुनाह किया गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, आपको अंदाजा होगा उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल कितनी तेजी से खेला गया है। निकाहनामा दे रहे, उसमें धर्म परिवर्तन दिखा रहे, करा रहे, किस आधार पर करा रहे। क्या उत्तर प्रदेश में धर्म की आड़ में अधर्म का बड़ा जाल रचा जा रहा है? मुझे कहने लगा कि तुम नहीं शादी करोगी मुझसे तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम मेरा धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में धोखे से धर्मांतरण वाली साजिश का सिंडिकेट चलाया जा रहा है? और उनका मोबाइल भी छीन लिया है और ना करने पर ऐसा वो बताते हैं कि जान से मारने की धमकी दिया। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसने धर्म परिवर्तन को अपना धंधा बना लिया है? धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, मोबाइल छीन लिया है, मारता पीटता है, परेशान कर रहा है। लोगों के जहन में कई ऐसे सवाल इन पीड़ितों का दर्द सुनकर उमड़ रहे हैं। ये वो पीड़ित हैं जिन्हें भरोसे के नाम पर अधर्म की दलदल में धकेल दिया गया और अब इनके पास खुद को बचाने की गुहार के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के एक तो नहीं कई शहरों से सिलसिलेवार तरीके से धोखे, दबाव और जालसाजी कर धर्म परिवर्तन के केस आ रहे हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। प्रयागराज की इस लड़की की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले एक मुस्लिम लड़के ने पहचान छिपाकर दोस्ती की, जब सच्चाई सामने आई तो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और ना मानने पर जान से मारने की धमकी दी। मैं गोलू को दिसंबर से जानती हूँ और गोलू हिंदू बन के आता था मेरे घर तरफ और मेरे पड़ोस के भाई लोग हैं उससे बातचीत करता था। फिर मेरी बातचीत होने लगी उससे और फिर जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब मैं उसके घर गई तो पता चला वो मुस्लिम है। मैं उसका पीछा छुड़ाने लगी, तभी मुझे कहने लगा कि तुम नहीं शादी करोगी मुझसे तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम मेरा धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। बाराबंकी के परिवार की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। खेत में काम करने वाले युवक ने अपना गलत नाम बताया और फिर परिवार की ही लड़की को लेकर फरार हो गया। तलाश हुई तो मालूम चला कि आरोपी ने लड़की का जबरन धर्म बदलवाकर उससे निकाह कर लिया है।
इतना ही नहीं, आरोपी पहले भी 2 शादियां कर चुका है। उनके 5 साल का बच्चा है, पहली दुल्हन था, उसकी केस कह चुका है और अब चौथा हमारा नहीं जाता है, 2-4 महीना रखा था, उसके बाद बेटी को वापस लाने के लिए परिवार वालों ने जोर लगाया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पहला पुतला दिन धमकी जब दिन तो जो है लाने से इनकार हो गया। को धमकी दिया? वही कहीं गली घाट मार दे, चढ़ाई करके घर पर मार दे, अगर जो बताए तो। बाराबंकी में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कुछ ऐसा ही तनाव इन दिनों पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में भी है। मई महीने में उस्मान नाम के शख्स ने धर्म बदलवाकर एक लड़की से शादी की, उससे 2 लाख रुपए भी लिए और इसके बाद जून में दूसरी लड़की से शादी कर ली। प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के साजिश का खुलासा हुआ तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कोतवाली में धरने पर बैठ गए। किस आधार पे हिंदू लड़की को निकाहनामा दे रहे, उसमें धर्म परिवर्तन दिखा रहे, करा रहे, किस आधार पे करा रहे, ये सब चीजें जांच का विषय थी। फतेहपुर की इस महिला की कहानी तो और भी दर्दनाक है, क्योंकि इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। कुछ समय पहले महिला का पति अपने साथी के साथ हल्द्वानी गया था, जहां उसने अपना धर्म बदल लिया और अब वो पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। जब आज 6 महीना पहले आए थे तो कितनी आए थे, 1 महीना जब बाद तो हो गए, 13 दिन मुसलमान में बन गए। शादी कब हुई थी? शादी के 4 साल हो गए। बच्चे भी हैं? उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले ऑल इंडिया गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन पहले से अलर्ट पर है। इस बीच शहर शहर धर्म के नाम पर अधर्म वाले इन मामलों ने चिंता और भी बढ़ा दी है कि कहीं ये सभी केस किसी बड़े नेटवर्क की कड़ियां तो नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। धर्मांतरण के धंधे के बाद आइए अब खबर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समर की, चुनावी समर की। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज 2 ऐलान किए हैं। पहला ये कि वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगी और दूसरा ऐलान ये कि विधानसभा चुनाव वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। और इसके साथ ही उन सभी अटकलों पर भी विराम लग गया जो कह रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीएसपी के साथ चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में उतरेगी, मगर पंचायत चुनाव में दिख रहा आक्रोश विधानसभा चुनावों के रण को अभी से दिलचस्प बना रहा है। चुनावी राजनीति में रोज बिछाई जाती है राजनीतिक दसार, रोज साधे जाते हैं नए नए समीकरण। कब कौन सा सियासी दल कौन सी चाल चल दे किसी को नहीं मालूम। ऐसी ही एक चाल आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने चली। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सुगबुगाहट के साथ ही खबरें थी कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन मायावती ने इसे खारिज कर दिया। अलबत्ता ओवैसी ने भी कह दिया कि उनकी सिर्फ राजभर के संकल्प मोर्चे से गठबंधन है और उनका दल 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन ओवैसी के इस बयान से राजभर अब तक अनभिज्ञ हैं। सुनिए। ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है।
स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे। अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी में एक अलग विकल्प बनाने की कवायद कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये खेल खल रहा है कि यूपी में ओवैसी चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, ओवैसी साहब के बारे में जो लोग बार बार कहते हैं, और अब बिहार के इलेक्शन में जो उन्होंने किया, बंगाल के इलेक्शन में लोगों ने उसका सबक लिया और उसको साफ किया रास्ता को। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं, उनकी भी समझ में आ रहा है कि ओवैसी साहब के क्या मंसूबे हैं और क्या सब चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की महाभारत शांत होने का नाम नहीं ले रही। इसी महाभारत के कुरुक्षेत्र में उतरने से मायावती ने इनकार कर दिया है। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मायावती का ये इनकार कांग्रेस को चुभ रहा है। कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही हैं। अब मायावती जी का बयान आता है और मायावती जी बयान देती हैं कि हम जिला पंचायत के चुनाव में नहीं लड़ेंगे, यानी आप भारतीय जनता पार्टी को खुला रास्ता देने का काम कर रहे हैं, वॉकओवर दे रहे हैं। आप वॉकओवर दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी को। मायावती जी का ये बयान बिल्कुल साबित करता है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने का काम कर रही हैं। पंचायत चुनाव में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उसके प्रत्याशियों और प्रस्तावकों का अपहरण हो रहा है, उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा, उन्हें धमकाया जा रहा है और शासन की शक्तियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कमोबेश यही आरोप ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी पर लगा रहे हैं। जिस तरह गुंडा गुंडई करता है, उस तरह सरकार खुलेआम गुंडई करा रही है, जिसका उदाहरण चाहे गोरखपुर में आप देखिए, चाहे बलरामपुर हो, चाहे मऊ में हो, चाहे जहां भी खुल करके बात ओपन आ रही है कि पुलिस खड़ी है, एसपी खड़ा है, सीओ खड़ा है, दरोगा खड़ा है, उसके सामने लोग मार रहे हैं और वो मूक दर्शक बने हैं। यूपी पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनावों का रण क्षेत्र बना रहे हैं। मानकर चलिए कि इस बार यूपी के विधानसभा का रण पहले से ज्यादा दिलचस्प होगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। आगे आप देखिए, ये नया कश्मीर है चित्रा त्रिपाठी के साथ।